हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल बिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के सभी बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी और लघुत्तरी सारे प्रश्नों को पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर लिया है। जितने भी अभी तक के प्रश्न पूछे गए हैं मैंने पूरा सीरीज पढ़ा दिया है। राजन सीरीज का पूरा प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर 2020, 22, 23 का बस मॉडल पेपर देखेंगे और एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। बाकी अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नों को आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरे चैनल पे आप लोग जाके वहाँ से प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो जो भी सेकंड सेमेस्टर वाले हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री कंटेंट मिलता है डीएलएड से रिगार्डिंग, या कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी शिक्षक भर्ती आती है तो आपको फ्री का गाइडेंस दिया जाता है। टेलीग्राम से आप अपना फ्री नोट्स डाउनलोड करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से लोड कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो परीक्षा प्रश्न पत्र देखिए 2020 में किस टाइप के प्रश्न आए थे। वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, ये प्रथम प्रश्न पत्र है आपका, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। तो आपका सेकेंड सेमेस्टर है, ये सेकेंड सेमेस्टर का ये मॉडल पेपर है। देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न है, तो 50 नंबर का ये होता है आपका पहला पेपर, और दूसरा पेपर 50 नंबर का, और सामाजिक अध्ययन 50 नंबर का। तो 15 नंबर का आपका एमसीक्यू पूछता है, और 15 नंबर का आपका अति लघुत्तरी पूछता है, और सॉरी 15 क्वेश्चन आपका 15 नंबर का हो गया। फिर 15 क्वेश्चन आपका 15 नंबर का अति लघुत्तरी, 30 हो गया। तो 20 नंबर, यानी कि 10 क्वेश्चन आपका क्या पूछता है, दो दो नंबर का लघुत्तरी पूछता है, तो 20 नंबर ये। तो 30 और 20 मिलके 50 नंबर हो गया। ऐसे ही आपका परीक्षा का पैटर्न है। तो चलिए बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लाया हूँ, ये 2020 का है ये बस। और जो ये अति लघुत्तरी है, ये आप लोग, ये मैंने इसका सब वीडियो अपलोड कर दिया, वहाँ से आप लोग जाके पढ़ लीजिए। बस ये मॉडल पेपर है। बाकी मैं आपको एमसीक्यू बहुत सारा क्वेश्चन करा दूंगा, इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें सारा वीडियो रहेगा, अभी तक के जितने बहुविकल्पी आए रहेंगे प्रथम प्रश्न पत्र में, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा में, सारे प्रश्नों का संकलन मैं एक ही वीडियो में या एक दो वीडियो में खत्म कर दूंगा, उससे बाहर। और ये मेरा जो प्लेलिस्ट है पढ़ लेते हैं, इससे बाहर नहीं आएगा। तो पहला देखिए, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। शिक्षा संबंधी उक्त विचार किसके हैं? अरस्तु के, रविन्द्रनाथ टैगोर के, स्वामी विवेकानंद के, महात्मा गांधी के। आप लोग ये देख सकते हैं 15 क्वेश्चन में आपका कितना सही हो रहा है, आपका तैयारी किस लेवल पे है। तो आप लोग अपने मन में देखेंगे आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना क्वेश्चन नहीं। तो चलिए आप लोग उत्तर अपने मन में सोच लीजिए इसका। आप लोग इसका उत्तर सोच लीजिए, तो इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए हम बताते हैं पहले का उत्तर क्या होगा। तो पहले का उत्तर क्या होगा, महात्मा गांधी। ठीक है, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा क्या हो, चरित्र का निर्माण हो, मस्तिष्क की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। यानी कि आत्मनिर्भरता की बात महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था, उससे रिलेट करके याद कर लेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है आपके सामने देखिए। जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है यूनेस्को। ये सब क्या है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बहुत अपार हानि और नरसंहार के बाद पूरे विश्व में शांति कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। तो जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन क्या है, तो उसी में से क्या है, एक संस्था है यूएन, यूनाइटेड, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूनाइटेड नेशन, उसमें से एक संस्था है जो जनसंख्या शिक्षा का बारे में प्रचार प्रसार करती है। तो क्या हो जाएगा वो, यूनाइटेड नेशन ऑफ ईएससीओ। ठीक है, यूनेस्को है ये। देखिए थर्ड प्रश्न, दीवा स्वप्न के लेखक हैं महात्मा गांधी, गिजुभाई वधेका, राधा कृष्णन, टैगोर जी। तो दीवा स्वप्न के लेखक गिजुभाई वधेका हैं। आप लोग याद रखेंगे, आप लोग को कितना क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग अपना उत्तर दिमाग में सोच लेंगे, उसके बाद उत्तर देखेंगे कितना आपका सही हो रहा है, ताकि आपका पता चल जाए तैयारी कितना है। पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी, वैदिक कालीन शिक्षा का, बौद्धकालीन शिक्षा का, मुस्लिम कालीन शिक्षा का या मध्यकालीन शिक्षा का। तो पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी, तो बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम का था, पाली भाषा था। पांचवा देखिए, मुदालियर आयोग संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, विश्वविद्यालय शिक्षा से, उपर्युक्त सभी से। तो आप लोग इसका उत्तर सोच लेंगे अपने दिमाग में, और मैं चलिए इसका उत्तर बताता हूँ।
तो इसका उत्तर हो जाएगा मुदालियर आयोग। मौ से मुदालियर और मौ से माध्यमिक, माध्यमिक आयोग, माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड है मुदालियर आयोग। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 है, सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है, यानी कि निखरती है, बिखरती है। यह अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है, यानी कि आपके अंदर जो भी शक्तियां हैं, किसी भी प्रकार का शारीरिक शक्ति हो गया, मानसिक हो गया, या कलात्मक, या किसी भी क्षेत्र में, कला साहित्य वर्ग किसी भी क्षेत्र में, उसका अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। यह कथन है फ्रावेल का, रूसो का, मॉन्टेसरी का, या प्लेटो का। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर प्रस्फुटित होती है, अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। तो ये कथन फ्रावेल का है, ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 7वां। नेक्स्ट प्रश्न 7वां क्या है? आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। तो आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? मैकाले को, विलियम हंटर को, चार्ल्स ग्रांट को, चार्ल्स वुड को। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता? तो चलिए हम बताते हैं इसका उत्तर, और आप लोग इसका उत्तर सोच लीजिए क्या उत्तर होगा, आप लोग ट्रिक कर लीजिए। चलिए हम बताते हैं इसका, तो इसका उत्तर हो जाएगा मैकाले को। 8वां, किंडरगार्टन से अभिप्राय है, यानी किंडरगार्टन यानी कि केजी, केजी यूकेजी जो बच्चे होते हैं, यूकेजी एलकेजी, उसी में जो केजी होता है बताना है। तो किंडरगार्टन से अभिप्राय है बच्चों का घर, बच्चों का खेल का मैदान, बाल उद्यान, या बच्चों का कमरा। तो केजी मतलब क्या जाएगा? किंडर गार्टन, यानी कि गार्टन मतलब क्या होता है? बगीचा, यानी कि बगीचा को उद्यान कहते हैं। किंडर मतलब बालक, तो बाल उद्यान, ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। आप लोग देखेंगे आपका 15 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, उसके हिसाब से अपना फिर से, अगर नहीं समझ में आता है 15 में से अगर आपका 15 नहीं सही हो रहा, तो आप लोग फिर से जाइए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से पूरा बहुविकल्पी पढ़िए, फिर से इसको, इस वीडियो को देख के प्रैक्टिस सेट अपना लगाइए, कितना सही हो रहा है कितना नहीं। जीजू भाई शिक्षा को मानते थे पाठ्यचर्या केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, समाज केंद्रित। तो गीजू भाई शिक्षा को क्या मानते थे? तो बाल केंद्रित मानते थे, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मानते थे, इसको सीसीई कहते हैं। 10वां देखिए, महिला समाख्या योजना कब से लागू हुई? 1992, 1995, 1988, 1989। तो महिला समाख्या योजना आपका 1988 में लागू हुआ था। ये रटने वाला क्वेश्चन है, 1988 में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 देखिए, मूल्य वह है, वैल्यू वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके। यह कथन है, मूल्य क्या है? जो मानव के इच्छा को तुष्टि कर सके। पार्सन्स, काने, महात्मा गांधी, अर्बन। तो ये कथन किसका है? मूल्य वह जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर अर्बन का, ये कथन अर्बन का है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 12 है, स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है, यानी कि इससे कोई भी प्रदूषण, किसी भी प्रकार का वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ठीक है, या कोई भी प्रदूषण नहीं होता है, या रेडियोधर्मी प्रदूषण ना हो, कि इससे मतलब कोई भी प्रदूषण ना हो। ये कौन सा, ये चार ऑप्शन में से हो जाएगा? तो सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। देखिए स्वच्छ ऊर्जा संस्थान, देखिए पेट्रोलियम जलने से भी क्या होता है? वायुमंडल में बहुत सारी हानिकारक गैसें निकलती हैं, तो ये नहीं होगा। प्राकृतिक गैस से भी जलने से क्या होता है? जैसे एलपीजी सिलेंडर, उससे, या जो भी प्राकृतिक गैस आता है, नेचुरल गैस होता है, उससे क्या होता है? वायुमंडल में बहुत सारे गैसें हानिकारक होती है जो वायुमंडल को नुकसान पहुंचाती हैं। कोयला भी जलने से भी क्या होता है? CO2 निकलता है, मीथेन वगैरह, इससे भी क्या होता है? नुकसान पहुंचता है। तो ये स्वच्छ ऊर्जा नहीं है। सूर्य की रोशनी से क्या होता है? किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा संसाधन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 23। तो प्रश्न नंबर 13 का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21 का, ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। 14, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है? आत्मानुभूति, आत्माभिव्यक्ति, बालक का सामाजिक विकास, बालक का प्राकृतिक विकास। तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? आत्मानुभूति, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन इसको कहते हैं, यानी कि खुद के द्वारा हर चीज़ों को अनुभव करके सीखना, प्रैक्टिकली सीखना, ये सब क्या हो जाएगा? सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा। आत्मानुभूति यानी कि आत्मा की अनुभूति करके शिक्षा ग्रहण करना, यानी कि आपकी आत्मा को जो सही लगे, अच्छा लगे, उन उन चीज़ों को, उन उन विधियों को, उन उन शिक्षण विधियों को अपनाना, ये आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य हो जाएगा, आत्मानुभूति। नेक्स्ट प्रश्न 15 क्वेश्चन देखिए, इस 15 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, प्रकृतिवाद, देखिए मैंने 3 सालों का लाया है, तो
3 सालों का कितना, 15 क्वेश्चन, फिर 15 क्वेश्चन, फिर 15 क्वेश्चन, यानी कि 45 क्वेश्चन टोटल मैं यहाँ पे बहुविकल्पी लाया हूँ। तो 45 में से आपका कितना सही हो रहा है, 45 में 45 सही होगा तो आप कमेंट करेंगे, जिसका 20 सही हो रहा है वो भी कमेंट करेंगे, जिसका 2 सही हो रहा है वो भी कमेंट करेंगे, कोई कमेंट करना ना भूलेंगे। प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? ठीक है, नेचुरलिज्म, प्रभावात्मक, मुक्त्यात्मक, दमनात्मक या सामाजिक। तो प्रकृतिवाद किस पे बात करता है, किस अनुशासन की, कि फ्री, मुक्त्यात्मक हो। देखिए इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 15 क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी हो गया। ठीक है, उसके बाद 15 क्वेश्चन आपका अति लघु उत्तरीय। तो बौद्धकालीन शिक्षा के 2 प्रमुख केंद्रों के नाम बताना है। तो तक्षशिला था और नालंदा था। ठीक है, मूल्य परक शिक्षा के उद्देश्य ये भी मैंने बता दिया है कि वैल्यू परक यानी कि व्यक्ति की इच्छाओं की संतुष्टि करे, संस्कार और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो 1913 का जो वुड का घोषणा पत्र आया था। उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं, ये भी मैंने बताया है। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई, यानी कि जो 14 वर्ष से कम बच्चे हैं उनको किसी प्रकार से मजदूरी नहीं करना है। शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आपका किसने दिया था, मैकाले ने दिया था। ये प्रश्न देखिए, मैंने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को मैं सब करा दिया हूँ, सब पढ़ा दिया हूँ, तो दोबारा बताऊंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जल्दी जल्दी से प्रैक्टिस कर लेते हैं। बाकी और इसका अगर आपको क्या बोलते हैं विस्तृत और संक्षेप में इसका उत्तर देखना है तो और जो भी वीडियो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट का लिंक दी है, वहाँ से जाइए। सब अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का सीरीज क्या है, स्टार्ट है, वहाँ से आप लोग जाके पढ़ लीजिए। प्लेटो की कोई एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। कोई एक रचना आप लोग याद कर लेंगे, प्लेटो का कोई एक रचना। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के 2 उद्देश्य। ठीक है, शिक्षा में सुधार करना, महिलाओं को शिक्षा देना, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक संस्था कौन सी तय करती है? तो एनसीटीई होता है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, एनसीटीई होता है। शिक्षा की एक परिभाषा लिखिए। शिक्षा अंतर्निहित शक्तियों के विकास है, चाहे महात्मा गांधी जी के अनुसार लिख दीजिए या फ्राबेल के अनुसार लिख दीजिए। सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है। अंतर्निहित शक्तियों के व्यक्ति, ये फ्राबेल के अनुसार आप लोग लिख सकते हैं। शिक्षा के 2 उद्देश्य क्या होते हैं, ये आप लोग भली बात परिचित है, क्या उद्देश्य होते हैं। ड्रॉप आउट बालक से आप क्या समझते हैं? ठीक है, जो बच्चा अपने बीच कक्षा में ही क्लास छोड़ दे, नाम कटवा ले, ही ड्रॉप आउट बालक हो जाएंगे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 प्रमुख आंदोलनों का नाम लिखिए। बहुत सारे आंदोलन हुए, आप कोई भी लिख सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय बताइए, ये भी आप बना के लिख सकते हैं, क्योंकि आप डीएलएड में ट्रेनिंग कर रहे हैं। इतना आपसे अपेक्षा किया जाता है कि आप लोग ईजी प्रश्नों को कर लें। किन्हीं 4 नैतिक मूल्यों के नाम लिखिए। ठीक है, ये भी आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखिए, मैं सब ये प्रश्न पढ़ा दिया हूँ, एकदम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करवाया हूँ, मैं समझाया हूँ। तो जाइए चैनल पे और देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न। मारिया मॉन्टेसरी की शिक्षा पद्धति की विशेषताएं लिखना है। प्रारंभिक शिक्षा की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के गुण बताना है। शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में राज्य के प्रमुख कार्यों को स्पष्ट कीजिए, ये भी प्रश्न मैंने पढ़ा दिया है। आदर्शवाद व प्रकृतिवाद के शैक्षिक उद्देश्यों की तुलना कीजिए। शिक्षा का व्यापक अर्थ बताइए। हंटर कमीशन की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। शांति निकेतन की स्थापना के क्या उद्देश्य? ठीक है, मृदा अपरदन को रोकने के लिए किए जाने वाले प्रमुख उपायों को बताइए, भी मैंने बता दिया है। बुनियादी शिक्षा गांधी जी वाला लिखना है आपको। बुनियादी शिक्षा जो आत्मा की शिक्षा होनी चाहिए, ये सारी शिक्षा बताना है आपको। तो इस प्रकार आपका कितना हो गया, 15 क्वेश्चन एमसीक्यू, फिर 15 क्वेश्चन आपका अति लघु उत्तरीय, फिर 10 क्वेश्चन, यानी कि 15 और 15 30 हो गया ये। और ये 2 नंबर का 10 क्वेश्चन है 20, यानी 30 20 50 टोटल। ऐसे ही आपका क्या होगा, बाल विकास पूछेगा। देखिए सॉरी, बाल विकास याद आ रहा है, ये आपका वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, यही आपको 50 नंबर दिलाएगा। इसमें से आप कितना सही करते हैं, कितना लिखते हैं, आपको उसके हिसाब से नंबर मिलेगा। लघु उत्तरीय कम से कम 1.5 पेज का लिखना है, वो भी सही सही। चलिए नेक्स्ट 2000, ये कब का था, 2020 का था। चलिए अभी इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं 2022 का। 2022 का आपके स्क्रीन के सामने देखिए, परीक्षा प्रश्न पत्र 2022, ये सब देखने से ये पता चलता है किस प्रकार के प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है प्रश्नों को खोजने में। वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है, प्रेजेंट इंडियन सोसाइटी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन हो जाएगा इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, यानी कि वर्तमान भारतीय समाज के बारे में और जो प्रारंभिक शिक्षा होती है 1 से 1 to 5th, उसके बारे में आपको पढ़ना है इसमें। तो चलिए बहुविकल्पी प्रश्न 15 क्वेश्चन है, आपको पता है। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है?
तो शिक्षा क्या है, एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। यह कथन किसका है, तो ये कथन आप लोग याद रखेंगे किसका है। आप लोग फिर से देखिए आपको कितना क्वेश्चन सही होता है, जॉन डीवी का, अरस्तु का, एडम्स का या सुकरात का। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया, यह कथन किसका है, जॉन डीवी का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिए सेकंड। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सर्वांगीण विकास या सामूहिक विकास। तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, सर्वांगीण विकास, ऑल अराउंड डेवलपमेंट इसको कहते हैं, या यूनिवर्सल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं एक तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर थर्ड क्या है। प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, फ्राबेल। तो प्रश्नोत्तर विधि यानी कि क्वेश्चनिंग मेथड, यानी कि प्रश्न पूछने से क्या होती है, बुद्धि बढ़ती है और ज्ञान बढ़ता है। तो इस विधि के जनक कौन है, तो इस विधि के जनक आपका क्या हो जाएगा, बताएंगे ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से आप सोच लेंगे। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, फ्राबेल में से कौन सा होगा। तो प्रश्नोत्तर विधि के जनक आप क्या देंगे, सुकरात हो जाएंगे। ठीक है, प्लेटो कौन सा है, संवाद विधि बताए हैं, संवाद, संवाद विधि के जनक प्लेटो हैं, सुकरात के शिष्य प्लेटो हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न 4। शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशाली बना देती है चित्रकला, विज्ञान, शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां, लेखन कला। तो शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशाली बनाने के लिए आपने प्रथम सेमेस्टर में भी पढ़ा है, हम लोग किसका उपयोग करते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री यानी कि टीएलएम का, यानी कि शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5। बुनियादी शिक्षा किस दर्शन से संबंधित है, प्लेटो, किस दार्शनिक से, प्लेटो, महात्मा बुद्ध, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। तो बुनियादी शिक्षा बेसिक एजुकेशन के जो प्रवर्तक थे महात्मा गांधी जी थे, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 17 फरवरी, 11 फरवरी, 22 मार्च, 8 जून। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, प्रश्न नंबर 6 का उत्तर हो जाएगा 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 देखिए, प्रश्न नंबर 7 क्या है, पाठशाला को एक बाग यानी कि बागीचा, उसमें जो भी पेड़ पौधे होते हैं उसको शिशु या बालक या स्टूडेंट, व शिक्षक को क्या, माली, जो उन सारे पौधों को सींचता है, बड़ा करता है। तो शिक्षक को माली किसने कहा है, रूसो ने, जॉन डीवी ने, मारिया मॉन्टेसरी ने, फ्राबेल ने। तो सातवां का उत्तर क्या हो जाएगा, फ्राबेल ने। ये कथन किसका है, फ्राबेल का कथन है। यानी कि पाठशाला को एक बाग, पाठशाला क्या हो सकता है, विद्यालय हो सकता है या कुछ भी हो सकता है जहाँ पे शिक्षा ग्रहण किया जाता है। तो उस पाठशाला में रहने, उस पाठशाला को क्या कहेंगे, बाग कहेंगे, बागीचा कहेंगे, जिसमें बहुत सारे हरे भरे पेड़ पौधे हैं। उनको किसकी संज्ञा दी गई है, उनको बच्चों की संज्ञा दी गई है, और वह शिक्षक यानी कि जो माली है उन हरे भरे पेड़ पौधों को और उस बाल उद्या उस बागीचे को क्या करता है, संजो कर बहुत सुंदर बनाता है। कौन बनाता है, तो माली बनाता है, सींचता है, पानी डालता है। तो इसकी संज्ञा फ्राबेल ने दी थी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8। दीवा स्वप्न नामक पुस्तक के रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर, दीवा स्वप्न के पुस्तक लेखक कौन है, गिजुभाई वधेका है। देखिए ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, तो हर साल रिपीट होता है, जो कि आपका एकेडमिक टाइप है। ये घर पर दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है अनौपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा या औपचारिक शिक्षा। तो घर पर दी जाने वाली शिक्षा क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा हो जाती है, क्योंकि वो किताबी ज्ञान से बाहर होता है, वो आपको व्यवहारिक ज्ञान घर पे दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 10। प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है यानी कि जो प्रकृति द्वारा बनाई गई है, कच्चा है एक तरह से, अच्छी है, परंतु मनुष्य के हाथों में खराब हो जाती है। ये कथन किसका है, यानी कि मनुष्य क्या करता है, अपने कृत्य से उसे खराब कर देता है। ठीक है, प्लेटो, अरस्तु, रूसो या फ्रावेल। तो 10वां का उत्तर बताएंगे आप लोग, क्या हो जाएगा, तो 10वां का उत्तर क्या हो जाएगा, रूसो। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, प्रश्न नंबर 11। प्रोजेक्ट पद्धति किस दर्शन की प्रमुख विधि मानी जाती है, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद या प्रयोजनवाद। तो बताएंगे प्रोजेक्ट पद्धति, तो प्रोजेक्ट पद्धति किस दर्शन की प्रमुख विधि मानी जाती है, थोड़ा मुझे डाउट है, लेकिन चलिए ऑप्शन नंबर 2 मुझे सही लग रहा है, प्रकृतिवाद। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद या सांख्य दर्शन।
तो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है? मुझे ये भी डाउट में लग रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे। तो चलिए इस क्वेश्चन का मैं उत्तर आपको बताता हूँ। वैसे इसका मूल प्रवृत्ति सिद्धांत शायद सांख्य दर्शन पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 देखिए, मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? दर्शित करते हैं, यानी कि प्रदर्शित करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, या प्रेरित करते हैं यानी कि मोटिवेट करते हैं, या नियंत्रित या कंट्रोल करते हैं, उपयुक्त सभी यानी कि ये तीनों करते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 का उत्तर क्या हो जाएगा? तीनों करते हैं। तो मूल्य वैल्यू हमारे जीवन में क्या होती है? किसी भी चीज़ का वैल्यू है, अगर हमारे संस्कार का और हमारे चरित्र का, सर्वांगीण विकास का, शारीरिक मानसिक विकास का कोई वैल्यू है जो दर्शित होता है, प्रेरित होता है और नियंत्रित होता है, ठीक है, ये क्या करता है? सब मूल्य ही करते हैं, हमारे इन चीज़ों को नियंत्रित करते हैं, दर्शित करते हैं और प्रेरित करते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखिए, मकतब शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? ये सारे प्रश्नों को मैंने अपने इस प्रीवियस लेक्चरों में करवा दिया है, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में जाइए, लिंक है वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिए। मकतब शब्द किस स्तर की शिक्षा है? मुगल कालीन शिक्षा के बारे में बात हो रही है। जब मुगलों का शासन था उस टाइम मदरसा और मकतब प्रणाली शिक्षा व्यवस्था थी। तो मकतब शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? तो प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर और उपयुक्त सभी। तो बताएंगे मकतब क्या हो जाएगा? प्राथमिक स्तर। मदरसा क्या हो जाएगा? माध्यमिक स्तर। और उच्च स्तर दोनों हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 क्या हो जाएगा? प्राथमिक स्तर पे क्या होता था? मकतब होता था। नेक्स्ट प्रश्न, आदर्शवाद श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? शिक्षण विधि में, उद्देश्य में, पाठ्यक्रम में या बालक में? आदर्शवाद यानी कि आइडियलिज्म में आपका जीवन में क्या उद्देश्य है, आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, ये जज्बा होनी चाहिए कि हाँ, ये नियम सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। आप उसमें भौतिकवादी चीज़ों के बारे में मत जाइए, आदर्शवाद यही कहता है। तो ये आपके उद्देश्य में क्या होता है? श्रेष्ठ योगदान देता है। नेक्स्ट प्रश्न, अति लघु, रूसो का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सत्यम शिवम सुंदरम किस दर्शन का आधार वाक्य है? वैश्विक तापमान से आप क्या समझते हैं? ये सारे प्रश्नों को मैंने करा दिया है। तो चलिए लघुत्तरी, अति लघुत्तरी प्रश्नों को आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए हम देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन किस प्रकार के पूछते हैं, एक एक नंबर का होता है, आपको ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है, बस याद करते चले जाएं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षा का सार्वभौमिकरण का क्या अर्थ होता है? ठीक है, ये सब मैंने प्रश्नों को समझा दिया कि चूंकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि ये क्या प्रीवियस ईयर करवा रहा हूँ, तो मैं जल्दी से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। बौद्ध शिक्षा क्या है? शिक्षा, क्योंकि जब एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। शिक्षा के सामान्य उद्देश्य क्या है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये बस आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चन का पैटर्न देख लीजिए, ताकि आपको ये लगे कि मैं जो पढ़ाया हूँ उससे बाहर नहीं आ रहा है। बौद्ध शिक्षा क्या है? शिक्षा के समान उद्देश्य बताइए। औपचारिक शिक्षा की कोई एक विशेषता बताइए। बहुत प्रश्न आसान पूछता है। शिक्षा के प्रभावी कारकों के नाम बताना है। जनसंचार के 4 साधनों का नाम लिखिए। तो 15 क्वेश्चन ये और 15 प्लस 30 क्वेश्चन हो गया, और 10 क्वेश्चन आपका लघु उत्तरी 2-2 नंबर का, यानी कि 20 क्वेश्चन, 20 नंबर, तो 30, 20, 50 नंबर का टोटल आपका होता है। देखिए, प्रदूषण का अर्थ लिखते हुए उसके प्रकारों का नाम बताइए। ये तो आप लोग बचपन से करते हुए आ रहे हैं। टैगोर को किस धारणा में विश्वास था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को किस धारणा में विश्वास था, आपको बताना है। देखिए, उसके बाद लघु उत्तरी प्रश्न, शिक्षा में प्रकृतिवाद के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन किस प्रकार बनाया जा सकता है, बताना है। जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? शिक्षा में जनसंचार की भूमिका के बारे में बताइए। प्रकृतिवाद में पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए? शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में समाज की विवेचना कीजिए। जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, बताइए। मांटेसरी पद्धति के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। औपचारिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द क्यों आवश्यक है? ये सारे प्रश्न आप लोग बना के लिख सकते हैं। तो मैंने 2 साल का प्रीवियस ईयर आपको बता दिया। तो चलिए 30 क्वेश्चन आपका लगभग बहुविकल्पी मैंने बता दिया है। तो इन 30 क्वेश्चन ये हो गया, और इसके पहले लगभग 250 प्रश्न पढ़वाया है मैंने। 350 प्रश्न मैंने बहुविकल्पी बता दिया। अब इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है, इतने में ही आपका प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है, इससे कोई बाहर प्रश्न नहीं बना पाएंगे लोग। परीक्षा प्रश्न पत्र 2022 का। उसके बाद हम लोग चलिए पढ़ते हैं परीक्षा प्रश्न पत्र, देखते हैं 2023 में क्या पूछा था। देखिए 2023 में यही है आपका, 2023 का यही है, ठीक है, 2023 में यही पूछा था। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ से मैं पीडीएफ इसको अपलोड कर दूंगा। बहुविकल्पी प्रश्न, एमिल पुस्तक के लेखक एमिल पुस्तक के लेखक कौन है? कांट है, प्लेटो है, रूसो है, अरस्तु है। तो एमिल पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो हैं। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न, आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है, तो बताइए आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है। प्लेटो, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, मारिया मॉन्टेसरी। तो कौन नहीं है आदर्शवादी? तो प्लेटो तो है ही आदर्शवादी, रविन्द्रनाथ टैगोर है ही, महात्मा गांधी जी हैं ही, मारिया मॉन्टेसरी नहीं है। ये कहती हैं बच्चों को छोड़ दीजिए, वो गलतियां करेंगे तभी सीखेंगे, तो ये आदर्शवाद के अंदर नहीं आएंगे। थर्ड, थर्ड क्या है? मारिया मॉन्टेसरी प्रकृतिवाद में आ जाएंगी। शिक्षा विकास है, शिक्षा क्या है? विकास है। शिक्षा विकास है, एवं विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही जीवन है। ठीक है, आप या तो धन में विकास करिए या तो बुद्धि में, ठीक है, या तो चरित्र में, यही क्या है? शिक्षा है। यह कथन है जॉन ड्यूवी का, प्लेटो का, कांट का, अरस्तु का। तो थर्ड का उत्तर क्या हो जाएगा? जॉन ड्यूवी का। चौथा देखिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रव्रजन संस्कार होता था। तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रव्रजन संस्कार कब होता था? गुरुकुल शिक्षा पद्धति में, बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में, मुगल कालीन शिक्षा पद्धति में, वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति में। शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रव्रजन संस्कार होता था आपका बौद्धकालीन शिक्षा में। ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। पांचवा देखिए, वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं है, पढ़ाया जाता है। यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो अपराधी जो पढ़ेगा इसको अपराधी नहीं बनेगा, ये बताना है। कहने का मतलब ये है कि अपराध विद्या नहीं है उसको पढ़ना। इतिहास, भूगर्भ शास्त्र, नीति शास्त्र या अर्थशास्त्र। तो क्या जाएगा? नीति शास्त्र, यानी कि एथिक्स कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या है? अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं आता है। उस टाइम क्या माना जाता था? कुछ लोगों के द्वारा ये माना जाता था कि ये अपराध विद्या होती है, नीति शास्त्र पढ़ना और पढ़ाना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ था 1937 में, 86 में, 38 में, 40 में। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताएंगे? तो 1937 में, ऑप्शन नंबर ओ सही हो जाएगा 1937 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7वां क्या हो जाएगा? मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे। तो मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र कौन थे? मकतब थे, मदरसे थे, दरगाहें थी या खानकाहें थी। तो मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र कौन से थे? तो मदरसे थे। ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा दोनों का ये था क्या? माध्यमिक शिक्षा और प्लस उच्च शिक्षा, ये दोनों का केंद्र क्या था? मदरसा था। और मकतब क्या था? प्राथमिक शिक्षा था। मकतब क्या था? प्राथमिक शिक्षा था। नेक्स्ट प्रश्न 8वां देखिए, बाल देवो भव यह शैक्षिक विचारधारा किसकी थी? तो बाल यानी कि बालक क्या होते हैं? देवता के समान होते हैं। फ्राबेल की, रूसो की, गिजुभाई वधेका की, जॉन ड्यूवी की। ये कथन किसका है? प्रश्न नंबर 8वां, बाल देवो भव। तो ये गिजुभाई वधेका का विचार था। प्रश्न नंबर 9वां देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 8 जून, 17 फरवरी या 11 फरवरी। तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल। ऑप्शन नंबर ओ सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10। युग धर्म कहा जाता है परिवर्तनमान मूल्यों को, शाश्वत मूल्यों को और वह दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो युग धर्म किसको कहा जाता है? परिवर्तनमान मूल्यों को भी कहा जाता है और शाश्वत मूल्यों को। तो ये दोनों ऑप्शन किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 100 में है, तो और वह दोनों, ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 11 है, दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं गिजुभाई वधेका, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी या सर्वपल्ली राधा कृष्णन। तो दीवा स्वप्न के लेखक कौन है? सॉरी, गिजुभाई वधेका। ऑप्शन नंबर असही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 क्या है? संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? हिंदी को मिला है। ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, दूरवर्ती शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा किसे कहते हैं? तो पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, स्वतंत्र अध्ययन। ऑप्शन नंबर 2 उपर्युक्त सभी। तो दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं। तो दूरवर्ती शिक्षा मतलब दूरस्थ शिक्षा, यानी कि उपर्युक्त सभी हो जाएगा। दूरवर्ती शिक्षा या ऑनलाइन एजुकेशन एक तरह से जो होता है उसी से रिलेटेड होता है दूरवर्ती शिक्षा। तो पत्राचार शिक्षा भी दूरवर्ती शिक्षा होती है, दूरस्थ शिक्षा भी होती है, स्वतंत्र अध्ययन भी होती है। तो उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 देखिए, प्रश्न नंबर 14 देखिए, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। ये कथन किसका है? जॉन डीवी का, एडम्स का, फ्राबेल का या सुकरात का? तो शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया, ये कथन है ऑप्शन नंबर ब एडम्स का। और त्रिमुखी प्रक्रिया किसका, कौन माने हैं? ट्राइपोलर प्रोसेस कौन माने हैं? जॉन डीवी साहब माने हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 क्या है? लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की शासन व्यवस्था है। किसने कहा है? तो ये कथन कहा है अब्राहम लिंकन साहब ने, ऑप्शन नंबर और अमेरिका के पहले राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी ने। इस प्रकार 15 क्वेश्चन ये आपका लास्ट था। तो बनते हैं 45 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और आपका तैयारी किस लेवल पे है पता चल जाएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, वैदिक कालीन शिक्षा के अनुसार उपनयन का शाब्दिक अर्थ। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए ये सब, आप लोग बस देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा, बस मैं प्रैक्टिस सेशन आपको दिखा रहा था। जल संचयन की उपयोगिता बताइए, शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए कौन कौन बिंदु आवश्यक हैं, बाल श्रमिक बनने के मुख्य कारण क्या हैं, फ्राबेल की शिक्षण पद्धति स्पष्ट करना है, प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था प्लेटोनिक एकेडमिक, ठीक है। प्रयोजनवाद के किन्हीं दो गुणों एवं दोषों का उल्लेख कीजिए, पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की दो भूमिका बताइए, बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ महात्मा गांधी जी ने किया था, राज्य से क्या अभिप्राय, यानी कि स्टेट, ये सब लोग बना के लिख लेंगे। मल्टीमीडिया जानते ही हैं, स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का क्या मत था, ये भी प्रश्न करा दिया है मैंने, पढ़ा दिया है। भूमंडलीकरण को परिभाषित करना है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन को परिभाषित करना है। लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं? सारे प्रश्न आप लोग आसान क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद का अनुसार जन शिक्षा क्या है? स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार जन शिक्षा के बारे में बताना है। तो 15 क्वेश्चन आपका अति लघु उत्तरीय हो गया, और 10 क्वेश्चन लघु उत्तरीय पूछता है। तो शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट करते हुए उसके महत्व बताइए, तो इसका कॉन्सेप्ट बता देंगे और किसी एक दार्शनिक के अनुसार उनका परिभाषा लिख देंगे, महात्मा गांधी, चाहे मारिया मांटेसरी, चाहे जॉन डीवी, चाहे फ्रॉबेल के अनुसार, किसी के अनुसार। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा क्या है? यह बालकों के विकास में कैसे सहायक है? फ्राबेल के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है? बुनियादी शिक्षा पर प्रकाश डालिए। देखिए 2 नंबर का है, तो 2 नंबर का है, लगभग आपको 2-2 पेज लिखिए, या 1.5 पेज से कम मत लिखिए, नहीं तो नंबर कटता है। बुनियादी शिक्षा, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षकों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये मैं शुरू से ही चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूँ, औपचारिक और अनौपचारिक। पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उपाय सुझाइए। समाज से आप क्या समझते हैं? शिक्षा एवं समाज के मध्य पारस्परिक संबंध बताना है। मानवीय मूल्य संपूर्ण सृष्टि के लिए आवश्यक है, इसके बारे में बताना है। जो भी आप मानवीय मूल्य के बारे में समझते हैं, जो भी आप सभ्यता संस्कार के बारे में समझते हैं, एक व्यक्ति के अंदर कैसा सभ्यता, कैसा संस्कार होना चाहिए, एक व्यक्ति को और एक समाज में अच्छे से रहने के लिए, सामाजिक होने के लिए, सामाजिकता के क्या क्या गुण होते हैं एक व्यक्ति में, वही लिखना है, उसकी विवेचना करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की 4 मुख्य बातें बताना है। इस प्रकार आपका मैंने लगभग 3 सालों का प्रीवियस ईयर 2020, 22 और 23 का मैंने प्रैक्टिस करा दिया है, क्वेश्चन का पैटर्न बता दिया है। इससे बाहर इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आएंगे। इन्हीं 3 सालों के अगर आप प्रैक्टिस सेट को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, और ये प्रश्न खोज के मेरे चैनल से पढ़ लेते हैं, तो आपको कहीं कोई बैच वैच लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मैं भी एक प्रशिक्षु ही हूँ, और मैं भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ, और सेकेंड सेमेस्टर में भी एग्ज़ाम दूंगा। तो चलिए, इसके बाद आपको मैं लगभग 150 प्लस प्रश्नों को लाऊंगा, जिसमें ये राजन सीरीज था, और इसके बाद मैं पवन सीरीज का 150 प्रश्न लाऊंगा। तो राजन सीरीज का मैंने लगभग 300 प्रश्नों को करा दिया है, बहुविकल्पी, तो मैं बहुविकल्पी प्रश्न 150 प्रश्न लाऊंगा पवन सीरीज का, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन दिया है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि जब वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, और फर्स्ट सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ भी हमारे इस क्लास और इस चैनल को शेयर कर दीजिए, उन्हें पता चल जाए। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा, कोई बैच नहीं लेना है उन्हें, बस मेरे चैनल पे क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है, पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर सब खोलना है, और लाइन से पूरा वीडियो देख जाइए और पढ़ लीजिए। एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैं भी इससे पढ़ के अच्छा मार्क्स गेन किया हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।